में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके पसंदीदा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा वातम। इस बुलेटिन में महाराष्ट्र मचे सियासी घमासान पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि ग्वालियर से आ रही है। यहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है। आज तड़के ग्वालियर के थाना पुरानी छावनी में सवारियों से भरे एक ऑटो और बस में जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद ऑटो के परखच्चे उड़ गए। 12 महिलाओं और एक ऑटो ड्राइवर समेत 13 लोगों की जान चली गई। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवीश, क्या अपडेट मिल रहा है, कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? देखिए, अभी तक की जो शुरुआती जानकारी मिल रही है नया, उसके मुताबिक ये बस जो है ये दिल्ली की तरफ जा रही थी ग्वालियर से, और ये जो ऑटो है ये मुरैना की तरफ से जो सड़क ग्वालियर की ओर आती है उसमें आ रहा था। और दर्दनाक बात यह है कि नेहा, ये मरने वालों का आंकड़ा इतना नहीं होता, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो महिलाएं थी ये 2 अलग अलग ऑटो में सवार थी, लेकिन एक ऑटो जो है पीछे खराब हो गया था और इसीलिए सभी महिलाओं को एक ही ऑटो में बैठा करके ग्वालियर की ओर रवाना किया गया। लेकिन सुबह 6:30-7 बजे के आसपास जो गांव पड़ता है उसके ठीक सामने ये भीषण टक्कर हुई है, जिसमें 12 महिलाओं की और एक जो पुरुष ऑटो चालक है उसकी मौके पर मौत हो गई है। और इससे अब जो ग्वालियर के निवासी हैं और साथ ही में राज्यसभा सांसद है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने ट्वीट कर दुख भी जताया है इस हादसे पे। और फिलहाल जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक जो बस का चालक है वो फरार है, अभी वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। पुलिस उसे ढूंढ रही है। ठीक है रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। ग्वालियर में इस हादसे के बारे में जानकारी दे रहे थे रवीश पाल सिंह। और अब बात महाराष्ट्र में सियासी कांड के बाद धमकी कांड। पीछे भेजना है थोड़ी देर के लिए तो मैं ब्लैंक हो गई। मैं शिवसेना को इतना ध्यान में रखूं, महिला को धमकाने वाला काम करते इन्होंने कभी धमकाया है। तो ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार जेल में बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने बैटलिंग हाउस के अंदर मुझे आप थ्रेटनिंग कर रहे हैं, आप मुझे डरा रहे हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लेना, एकदम तिरस्करणीय और घृणास्पद बात को करती रहती है। पहले तो मुझे बहुत सारे चिट्ठीज आए हैं उनके तरफ से कि आपका जो चेहरे के ऊपर घमंड है उसके ऊपर तेजाब फेंक देंगे, कहीं घूमने के लायक का नहीं रहोगे। लेकिन ये अच्छी तरह से बात नहीं कर रही है, ये ठीक नहीं है, इतना ही बताऊं। ये काम हमने महाराष्ट्र के सियासी संग्राम की गूंज दिल्ली की पॉलिटिकल गलियारों तक भरपूर तरीके से सुनाई पड़ रही है। संसद में मामला उठा, लेकिन सियासत की सूरत में धमकी और चेतावनी जैसे शब्द दिखाई देने लगे। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने शिवसेना सांसद से धमकी का आरोप लगाकर हड़कंप मचा दिया। अरविंद सावंत ने आरोपों को हवा में उड़ा दिया, लेकिन आज भी हंगामे के आसार हैं। उधर शरद पवार अनिल देशमुख के बचाव में लगे हुए हैं, तमाम दस्तावेजों के साथ खड़े हैं, लेकिन बीजेपी का पूछना है कि 15 तारीख को मंत्री जी कहां थे। आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले में निर्दलीय महिला सांसद नवनीत राणा ने शिवसेना सांसद अरविंद सावंत पर खुद को धमकी देने का आरोप लगाया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी में नवनीत राणा ने कहा कि संसद में उनके बयान को लेकर धमकी दी गई। निलंबित एपीआई सचिन वाजे के मामले को लेकर नवनीत राणा ने लोकसभा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। अरविंद सावंत ने नवनीत राणा के आरोपों को सरासर गलत बताया। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। मुझे आपसे एक विनंती करना है कि गृह मंत्री का नाम आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के इस हमले की चर्चा दूर तलक हो ही रही थी कि नवनीत राणा ने शिवसेना के खिलाफ एक और घमासान छेड़ दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी में नवनीत ने शिवसेना के वरिष्ठ सांसद अरविंद सावंत पर धमकी देने का आरोप लगा दिया है। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के लेटर बम से शिवसेना संभली भी नहीं है कि पार्टी सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ बड़ा आरोप लग गया। नवनीत राणा का आरोप है कि संसद में उनके बयान के बाद लोकसभा की लॉबी में अरविंद सावंत ने धमकी देते हुए कहा कि तू महाराष्ट्र में कैसे घूमती है, मैं देखता हूँ, तेरे को भी जेल में डालेंगे।
जैसे ही मैंने मेरा स्पीच खत्म किया, शिवसेना के कई लीडर वहां से वॉकआउट कर रहे थे और एक व्यक्ति आके अरविंद सावंत जी मेरे पास आए, 2 सेकंड के लिए रुके और रुक के मुझे बताया। मुझे लगा कि हम जब चर्चा करते हैं तो अपने विषयों पे चर्चा करते हैं, हम विरोध दिखाते हैं, पर जब विरोध खत्म हो जाता है तब हम सब कुलीग्स आपस में अच्छे से सुलझे हुए लोगों के साथ जैसे हम बात करते हैं। उन्होंने आते बराबर मुझे बोला कि अब इसके बाद तुम्हारी बारी है, अब तुमको जेल के पीछे डालेंगे। नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मांग की है कि अरविंद सावंत के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाए। नवनीत राणा के आरोपों के बाद अरविंद सावंत भी सामने आए। सावंत ने आरोपों को नकारा, लेकिन ये जरूर कहा कि उद्धव ठाकरे को लेकर नवनीत की भाषा और लहजा सही नहीं होता। ये काम धमकाना और महिला को, मैं शिवसेना को इतना ध्यान में रखो, महिला को धमकाने वाला काम करते मैंने कभी धमकाया है, उसके इर्द गिर्द अगर कोई लोग होंगे तो बता देना कि अगर मैंने धमकाया होगा तो। रही बात उनकी जो बात करने का तरीका है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब भी आप जितनी भी आप वीडियो क्लिपिंग उनके निकालें तो आपको दिखेगा वो आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब का नाम लेगी और उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लेना, एकदम तिरस्करणीय और घृणास्पद बात वो करती रहती है। फिर भी हमने कभी नहीं बोला उनको। अरविंद सावंत खुद को पाक साफ बता रहे हैं, जबकि नवनीत राणा की चिट्ठी में आरोप ये भी है कि उन्हें फोन पर और शिवसेना के लेटर हेड पर चेहरे पर तेजाब डालने और जान से मारने की धमकियां पहले भी मिली हैं। एंटिलिया केस के बाद से बनी परिस्थितियों में महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार को घेर रही बीजेपी के पास अब नवनीत राणा का मुद्दा भी आ गया है। लोकसभा में बयान पर सांसद को किसी दूसरे सांसद से कथित धमकी का ये शायद पहला मामला होगा। नवनीत राणा ने खुद को मिली कथित धमकी को देश की महिलाओं का अपमान भी कहा है, लिहाजा मामला आगे और भी तूल पकड़ सकता है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं कि सांसद नवनीत राणा ने अरविंद सावंत पर क्या आरोप लगाए हैं। बकायदा स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई है और स्पीकर को इस लिखी गई चिट्ठी में क्या कुछ कहा गया है ये देखिए। लोकसभा की लॉबी में धमकाया गया, लेकिन अरविंद सावंत ये कह रहे हैं कि धमकी का आरोप सरासर गलत है। ये झूठा आरोप नवनीत राणा लगा रही हैं। नवनीत राणा ने यहां तक कहा कि जेल में डालने की धमकी अरविंद सावंत ने दी। इस धमकी के आरोप को बेबुनियाद बताया अरविंद सावंत ने, लेकिन इस पूरी चिट्ठी ने अब महाराष्ट्र की सियासत की लॉबी में हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने कहा नवनीत राणा ने कि वाजे मामले में किस तरीके से उन्हें रीइंस्टेट किया गया, दोबारा नौकरी पर लगाया गया, ये तमाम बातें, तमाम डिटेल्स इस चिट्ठी में शामिल की गई हैं। लेकिन सांसद का लहजा सही नहीं था, ये अरविंद सावंत ने आरोप लगाया है कि इस तरीके से महिलाओं को अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र में महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े किए नवनीत राणा ने, तो अरविंद सावंत ने कहा कि महिलाओं का नहीं, ये धमकाती, महिलाओं को शिवसेना नहीं धमकाती है। उनकी जो बात करने का तरीका है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब भी आप जितनी भी आप वीडियो क्लिपिंग उनके निकालें तो आपको दिखेगा वो आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब का नाम लेगी और उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लेना, एकदम तिरस्करणीय और घृणास्पद बात वो करती रहती है। फिर भी हमने कभी नहीं बोला उनको। वो जो आज तक वो तो पहले से करती आई है, ये अच्छी तरह से बात नहीं कर रही है, ये ठीक नहीं है, इतना ही बताऊं। इस पे मैंने सदन में बात की और रियल चीजों पे बात की। जो मुझे संविधान ने अधिकार दिया है, जो मेरे लोगों ने मुझे चुन के यहाँ भेजा है, उनके अधिकार के अनुसार मैंने वहां पे बात रखी। तो इतनी बात रखते बराबर पूरे शिवसेना के अरविंद सावंत जी को ज्यादा मिर्ची लग गई कि नवनीत राणा की बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी। इसके कारण मुझे लगता है बॉडी लैंग्वेज कोई मुझे पुरुष बताएगा कि हाउ आई शुड स्पीक, मुझे किस तरीके से बात करना, ये कोई मुझे मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कलीग बताएंगे? इट इज माई वे, मुझे किस तरीके से सेशन में अपने विचार रखना है, वो मेरा सब्जेक्ट है। सरासर झूठ। हमने जिंदगी में, एक तो महिला है पहली बात, और ये नवनीत राणा जी है, वो आते जाते समय मुझे भैया दादा करके पुकारते, मैं भी उसके साथ बात करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ना घृणा है। लेकिन एक बात कहता हूँ कि ये काम धमकाना और महिला को, मैं शिवसेना को इतना ध्यान में रखो, महिला को धमकाने वाला काम करते मैंने कभी धमकाया है, उसके इर्द गिर्द अगर कोई लोग होंगे तो बता देना कि अगर मैंने धमकाया होगा तो। शिवसेना गुंडे विचारधारा की एक पार्टी है, वो बहुत सालों से नाम लेते हैं। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि महिला कमजोर होती है ये विचारों से। जो भी काम करता है कि महिलाओं को डरा दिया जाए तो वो आगे आकर अपने काम नहीं करेगी, बात नहीं रखेगी, विचार नहीं रखेगी,
तो मैं एक बात जरूर स्पष्ट करना चाहूंगी, मैं पहले भी बोलती थी, लोगों के हित में बोलने के लिए, लोगों के विचार यहाँ पे रखने के लिए मैं पहले भी बोलती थी, आज भी बोल रही हूँ और कल भी बोलूंगी। किसी की धमकियों से अगर हिम्मत है, अगर मेरा कुछ है, तो मुझे आज ही जेल के पीछे डाल दीजिए। बहुत सारे चिट्ठीज आए उनके तरफ से कि आपका जो चेहरे के ऊपर घमंड है उसके ऊपर तेजाब फेंक देंगे, कहीं घूमने के लायक क्या नहीं रहोगे, ये सब बोला। तो आई वॉज लिटिल, ठीक है, चिट्ठी तक बात है, फोन पे थ्रेटनिंग है, मैंने कंप्लेन की, पुलिस स्टेशन में एफआईआर की है, ओम बिरला जी को दिया। मैंने बोला तब तक के ठीक है, पर हाउस में सबसे पवित्र जगह पे, लोकतंत्र के मंदिर में अगर महिला सदन के अंदर सुरक्षित नहीं है तो महाराष्ट्र में आम महिला किस तरीके से सुरक्षित रहेंगी, इस पे विचार करना बहुत जरूरी है। भाई उसके लिए तो पुलिस में जा भी सकती है, कंप्लेंट कर सकती है, और ये काम कोई करता होगा तो मैं उसके साथ में खड़ा हूँ। ये हमारे नेता नवनीत राणा के साथ खड़े, ये घिनौनी हरकतें हमें मंजूर नहीं है, कतई मंजूर नहीं है हमें, तो उस वक्त तो उसके साथ में खड़ा रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने का यह मामला अब 100 करोड़ के वसूली कांड तक आ पहुंचा है। लेकिन आरोपों के घेरे में आए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के सामने उनके पार्टी चीफ शरद पवार दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। पवार ने साफ किया है कि देशमुख के इस्तीफे की मांग में दम नहीं है। उन्होंने उल्टे आरोप लगाने वाले पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर ही सवाल उठा दिए। गृह मंत्री अनिल देशमुख 15 फरवरी को कहां थे? महाराष्ट्र की सियासत में यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। दावों के मुताबिक देशमुख एक ही तारीख और एक ही वक्त पर 2 अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन ये मुमकिन नहीं, लिहाजा कोई एक दावा तो गलत है। परमवीर सिंह ने दावा किया था कि मिड फरवरी में सचिन वाजे को अनिल देशमुख ने मुंबई के बंगले में बुलाया था और इसी मीटिंग में 100 करोड़ रुपए महीने वसूलने का टारगेट दिया गया था, और ये बात वाजे ने खुद परमवीर को बताई थी। लेकिन शरद पवार ने दावा किया कि अनिल देशमुख 5 फरवरी से 15 फरवरी तक कोरोना की वजह से नागपुर के अस्पताल में भर्ती थे। फिर 27 फरवरी तक वो होम क्वारंटीन थे। जब वो नागपुर में थे तो मुंबई मीटिंग में कैसे हो सकते थे? शरद पवार ने नागपुर के उस एलेक्सिस हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट दिखाया, डिस्चार्ज समरी दिखाई, जिसमें अनिल देशमुख के कोरोना संक्रमित होने की बात है और 15 फरवरी को अस्पताल से छुट्टी मिलने की बात है। He was discharged on 15th of February and advised from 15 February to 27 February for house quarantine. ये बात सच है कि अनिल देशमुख को कोरोना हुआ था। वो नागपुर के अस्पताल में भी भर्ती थे, लेकिन 15 फरवरी के बाद वो किसी से नहीं मिले। इस दावे पर सवाल है, क्योंकि 15 फरवरी का उनका एक वीडियो आया है। वो आराम से बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अलग अलग मुद्दों पर मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। सेलिब्रिटीच्या ट्विटच्या बाबतीत माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास केला गेला। देशमुख की यही प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है और पवार के दावों पर सबसे बड़ा वार भी। बीजेपी ने फरवरी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ फरवरी की ही कुछ खबरें और अनिल देशमुख के ट्वीट दिखाए, जिसमें अलग अलग लोगों से उनके मिलने की बात है। सवाल ये था कि अगर अनिल देशमुख फरवरी में अस्पताल में थे और उसके बाद होम क्वारंटीन थे, तो कैसे लोगों से मिल रहे थे, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? पवार के पास कोई जवाब नहीं था, तो सफाई देने खुद अनिल देशमुख सामने आए। कोविड झाल्यामुळे मी नागपूरच्या एलेक्सिस हॉस्पिटलला 5 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारीच्या दरम्यान त्या हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होतो। 15 फरवरीला माझा त्या हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज झाला। डिस्चार्ज होत असताना मी हॉस्पिटलच्या बाहेर पडत असताना हॉस्पिटलच्या गेटवर अनेक पत्रकार त्या ठिकाणी उभे होते। त्यांना काही मला प्रश्न विचारायचे होते आणि काही पत्रकारांची उत्तर देऊन लगेच गाडीत बसून होम क्वारंटाईन झालो। ते 15 फेब्रुवारी ते 27 फेब्रुवारीपर्यंत मी होम क्वारंटाईन होतो आणि 28 फेब्रुवारीला मी घराच्या बाहेर पहिल्यांदा
पूर्व सीएम देवेश फडणवीस देशमुख पर नया दावा लेकर आए। उनके मुताबिक पवार को इस मामले पर ठीक से जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में एसीपी संजय पाटिल से जिस चैट का जिक्र किया था, उस चैट में ही बताया गया था कि सचिन वाजे के साथ अनिल देशमुख की मीटिंग की तारीख फरवरी के आखिर में हुई थी। यानी इस बात का कोई मतलब नहीं है कि अनिल देशमुख 5 फरवरी से 15 फरवरी तक अस्पताल में थे या फिर 16 फरवरी से 27 फरवरी तक होम क्वारंटीन थे। इस बीच परमबीर सिंह अपने दावों की जांच की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। उन्हें डर है कि वक्त बीतने के साथ सबूत नष्ट किए जा सकते हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, मुंबई से पंकज उपाध्याय और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा किस तरीके से एनसीपी चीफ शरद पवार पूरी तरीके से देशमुख के बचाव में उतर आए हैं। कल पवार एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुए और सिलसिलेवार तरीके से परमबीर सिंह के आरोपों को खारिज कर दिया। हम आपको दिखा दें किस तरीके से कल शरद पवार ने बचाव किया अनिल देशमुख का। उन्होंने कहा कि वसूली वाली कथित मीटिंग के वक्त नागपुर में देशमुख मौजूद थे। बाकायदा पूरे कैलेंडर के साथ यहां पर शरद पवार मौजूद थे। उन्होंने एक एक डेट गिनवाई, कहां किस समय पर कहां मौजूद थे अनिल देशमुख, ये बताया। फरवरी से मार्च तक क्यों चुप रहे परमबीर सिंह, ये सवाल यहां पर शरद पवार ने उठाया। उन्होंने कहा कि पहले क्यों नहीं ये मामला उठाया गया। देशमुख के इस्तीफे की मांग में दम नहीं है, क्योंकि देशमुख उस तारीख के दौरान अस्पताल में क्वारंटीन थे। एंटीलिया मामले में खुद घिर रहे हैं परमबीर सिंह और यही वजह है कि वो आरोप लगा रहे हैं। ये बार बार लगातार शरद पवार की ओर से कहा गया। लेकिन अब बात बंगाल की करेंगे, क्योंकि बंगाल के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की एक नई लिस्ट जारी की है। कुल 13 उम्मीदवारों के नाम है। इस बीच ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि बंगाल के लिए उम्मीदवारों की नई लिस्ट आ गई है। तमाम मंथन के बाद ये लिस्ट जारी की गई है। नई लिस्ट में 13 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। ये लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कई नामों की सरप्राइज एंट्री इसमें हुई है, कई नामों को छोड़ दिया गया है। जाहिर तौर पर पूरे मंथन के बाद अब 13 उम्मीदवारों के नाम सामने आए। इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।